सो वेरी गुड आफ्टरनून। अरे गुड आफ्टरनून तो बोलो। माई सेल्फ CMA संकेत। जो आप बनने जा रहे हो वो मेरा हुआ है। पहली बात तो रिलैक्स बैठो, ठीक है। मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा। टैक्स के बारे में कुछ सुना है आपने इसके पहले? थोड़ा बहुत सुना होगा, ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक मैं जोक सुनाऊंगा आपको, चलेगा? हाँ। देखो, एक आदमी है जिसने एक अच्छी जिंदगी जी ली। जो कुछ भी बोलते हैं स्वर्ग नरक होता है, तो मुझे नरक ना मिले, स्वर्ग ही मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसने जिंदगी जी ली। जो कुछ भी करना चाहिए गॉड का, इसका उसका, सब कुछ उसने किया, दान किया, धर्म किया, सब कुछ किया। बाद में उसकी डेथ हो गई अच्छे कर्म करके। बात समझ में आ रही है? हाँ। डेथ होने के बाद बोला जाता है, वो चित्रगुप्त आता है, देन हिसाब करता है कर्मों का कि अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो नरक मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चित्रगुप्त ने उसकी ऑडिटिंग की एंड उसको स्वर्ग मिला था अकॉर्डिंग टू उसके कर्मा। अब वो यम लेके जाता है, ऐसा बोला जाता है, यस और नो? तो ये यम आगे जा रहा था, ये पीछे जा रहा था, स्वर्ग मिलने वाला है इसके लिए। जाते जाते वहां पे स्वर्ग के पहले नरक आ गया। नरक पहले था, स्वर्ग बाद में था। तो नरक में उसने देखा कि यार सारे लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, डीजे लगा हुआ है, जो मर्जी वो खाओ, वेज नॉन वेज वॉटेवर, जो पीना है वो पियो। यार उसने सोचा नरक में ही इतनी मजा है तो स्वर्ग में तो क्या होगा, है कि नहीं? अप्सरा आए, जो कुछ भी हम सुनते हैं। तो उसने यम को पूछा, यार ये नरक है ना, वहां पे इतनी एंजॉयमेंट चल रही है, मतलब इसका मतलब जो हमने नरक के बारे में सुना था वो तो झूठ था सब, यस और नो? ऐसा आपको कढ़ाई में डाला जाता है, ऐसा ऐसा हुआ होता है, आपको पिन मारते हैं, सब कुछ हम सुनते हैं। अरे तू आधी होतास का माझ्याकडे? तेच म्हणलं, कुठेतरी बघितल्यासारखं वाटतंय तुला. कसा आहेस? मस्त. अनिकेत? रोहन, ठीक आहे. 19 ला होतास, बरोबर ना? हा. IDT ला. हाँ। सो ऐसा ऐसा हमने सुना है कि नरक की ऐसा ऐसा जो कुछ भी हमें डिस्क्राइब किया जाता है, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लोग मजा कर रहे हैं, जो चाहिए वो खाना पीना मिल रहा है। तो यही इतना अच्छा है तो स्वर्ग कितना अच्छा होगा, ये और नो? अरे बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यम बोला ऐसा कुछ नहीं होता है वहां। वहां पे लोग मेडिटेशन करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। यार ये तो फिर मैंने तो लाइफ टाइम तो यही किया पृथ्वी के ऊपर, तभी तो स्वर्ग मिला। एंड आगे जाके भी यही करना पड़ेगा, ये तो नहीं चलेगा यार। ये कितने, मतलब जो नरक जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा कुछ तो स्वर्ग में जाके जीने को मिलेगा, ऐसा मैं सोच रहा था, है कि नहीं? एंड स्वर्ग में जाके ये सब कुछ करना पड़ेगा जो पृथ्वी के ऊपर किया, तो स्वर्ग मिलने का क्या फायदा? यम बोले देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर ये आपको पसंद है ना, आप यहाँ पे जा सकते हो। मतलब जिसको स्वर्ग मिला है वो नरक में जा सकता है, नरक वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो यम को बोला उस आदमी ने, यार जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना, उससे तो यही लग रहा है कि यार ये स्वर्ग में ये सब कुछ करना तो हमें नहीं, मतलब जमेगा। ये सब कुछ तो पृथ्वी के ऊपर मैंने किया है, तो मैं तो नरक में जाना चाहता हूँ। तो उसने नरक चॉइस किया। एंड जैसे वो नरक में गया, वहां पे जो कुछ भी हम सुनते आ रहे हैं, नरक में ऐसा होता है, वैसा होता है, कढ़ाई में फ्राई किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, सब कुछ एज इट इज था। यार वो कंफ्यूज, दिखाई कुछ और दिया था नरक, एंड यहाँ पे तो सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है जो डिस्क्राइब करते हैं, है कि नहीं? उसने वहां पे किसी आदमी को बुलाया, यार मैं स्वर्ग जा रहा था, बीच में नरक लगा, मैंने सब कुछ तो उनको एंजॉय वगैरह करते हुए देखा, एंड यहाँ पे तो कुछ हम और ही देख रहे हैं। ये क्या मतलब, ये क्या मतलब ये है? तो उस आदमी ने बोला, वो जो था ना आपने जो देखा, वो हमारा एडवर्टाइज डिपार्टमेंट था। क्या था? एडवर्टाइज डिपार्टमेंट। रियल नरक तो ऐसा ही है।
माई क्वेश्चन टू यू, आप मेरे से क्या चाहते हो कि डेमो में एसआई में कोई एडवर्टाइज डिपार्टमेंट बोल के आपको इंप्रेस करूं, कि सच में आप सीएमए की जर्नी कंप्लीट करना चाहते हो? मेरे लिए दैट इज वेरी इजी टास्क की डेमो में कुछ ऐसा जोक वगैरह सुना के आपको इंप्रेस करना, ये करना वो करना, 4 दिन वैसा मुझे करने में कुछ भी नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप वैसा चाहते हो कि मैं सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाऊं, पास होने की गारंटी लूं, ये सब कुछ आप चाहते हो, डीटी आईडीटी इन डेप्थ समझना चाहते हो, आप क्या चाहते हो? दैट इज माई क्वेश्चन। हाँ खेल है, यस, हाँ, अरे सेकेंड ऑप्शन ना, है कि नहीं? ठीक है, वो इम्प्रेस करने के लिए तो मैं कुछ भी दो चार जो यहाँ वहां के कर सकता हूँ, वो मेरे लिए वेरी इजी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंड तक लेके जाना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आप आए हो सीए में बनने के लिए, मैं सीए में बनने के लिए बोल रहा हूँ, इंटर बनने के लिए नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप जो मैं बोलता हूँ उसको अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा होमवर्क करते हो, तो आप सीए में बनने की गारंटी में लेने के लिए रेडी हो। लेकिन वो करना आपको पड़ेगा, रास्ता दिखाने का काम मेरा है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो अभी तो इंटर तो क्लियर करोगे ही आप, लेकिन बाद में आर्टिकलशिप इसका उसका क्या है वो भी मैं गाइड करता जाऊंगा। बाद में सीए में होने के बाद वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होती है, तब तक का गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है, वो इंस्ट्रक्शन मैं पहले ही दिन बता रहा हूं। पहली बात, एकदम रिलैक्स माइंड के साथ आना है। मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूं ऐसा सोचना ही नहीं है। जो कुछ भी आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समझ में आने से मतलब है ना, है कि नहीं? आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते आने से मतलब है ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, तो आप मेरे ऊपर छोड़ो। दूसरी बात, मैं बहुत कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा इधर उधर के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, वो सब्जेक्ट को आसान करने के लिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखते जाना है, जिस किसी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में। मराठी में लिखना है मराठी में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, या जो कुछ भी आपकी मदर टंग है उसमें लिखो, लेकिन लिखते जाना है। इतने सारे एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट करने को बैठू ना, वो 2000 पेजेस का डीटी का ही सिर्फ हो जाएगा नोट्स। क्या इतना पढ़ने के लिए आप रेडी हो? वो देखते ही आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो नहीं करना है अपने को। तो इतने सारे एग्जाम्पल जो मैं प्रैक्टिकल देता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के देता हूँ, वो प्रिंट करना इजी टास्क नहीं है, एंड ऐसा किया भी नहीं जा सकता, वो स्पॉन्टेनियसली आता है। तो आपका काम क्या है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ लिखना है, लिखते जाना है। चाहे आपको लगे ये क्या बकवास एग्जाम्पल है, लिखते जाओ। बात समझ में आ रही है? एंड ये मैं रामबाण औषधि बता रहा हूँ किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को क्रैक करने का। मैं मेरा ही सब्जेक्ट का नहीं बताऊं, हर सब्जेक्ट का लिखते जाओ। अरे बात समझ में आ रही है? मैं मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं 10th में मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ। 10th में मुझे थे 78%, 12th में 11th में मुझे थे 48%, 12th में कुछ 75% मिले। मतलब मैं बताने क्या जा रहा हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ये रामबाण इलाज बता दिया कि जो कुछ भी फैकल्टी बोल रहा है ना, लिख लिया करो। एंड उसकी वजह से आज मैं सीए में बना हूं, सिर्फ उस रामबाण औषधि की वजह से। अगर कोई आपके सामने टीचर है जो मेरिट में आया है, ऐसा है वैसा है, जिसको 95% मिले थे एंड वो सीए में बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अरे एक एवरेज बच्चा सीए में बन के आपको पढ़ा रहा है, मतलब मैं बन सकता हूं, तो कोई भी एवरेज बच्चा बन सकता है। यस और नो? तो ये आपको लिखते जाने की हैबिट डालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अब इसके 2-3 फायदे हैं। पहली बात, मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? बैच एंड होने के बाद। बैच एंड होने के बाद क्या होता है, बच्चा बोलता है सर जब आपने बताया था तो सब कुछ समझ में आया था, अब तो सर सब कुछ मतलब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं तो। इसका ही मतलब उस वक्त तो समझ में आ गया, लेकिन साइकोलॉजी ये बोलती है कि जो कुछ भी आप पढ़ते हो, आप 2 आवर्स के बाद 20% भूल जाते हो, दूसरे दिन तक 50% भूल जाते हो, एंड एक वीक के बाद 100% भूल जाते हो।
तो जो आपने ही लिखा है उसको आप पढ़ोगे ना बैच होने के बाद, आपको पूरा का पूरा दिन याद आ जाएगा। जैसे आपको आप डायरी लिखते हो कैसे वो दिन याद आता है, हम वहां गए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। 10 साल पहले की डायरी पढ़ के देखो, याद आता है वो दिन। वैसा ही आपका होने वाला है। जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उसको आप लिखोगे, तो जोक क्या है उसको भी लिखो, मैं तो बोल रहा हूं, वो जोक से वो लेक्चर याद आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एंड एक और चीज, डीटी आईडीटी के नोट्स इंटर होने के बाद फेक नहीं देने हैं, संभाल के रखने हैं। फाइनल में भी यही है सब कुछ, ये प्लस एडिशनल, तो वो फेक नहीं देना है। इवन मैं तो बोल रहा हूं जो आपने खुद के हैंड राइटिंग में लिखे हैं ना नोट, उसको तो जिंदगी भर नहीं फेंक के देना है, क्योंकि वो आपने लिखे खुद के हैंड राइटिंग में। कल क्या पता आपके माइंड में आ जाए कि मुझे भी यार पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। कुछ भी नोट्स आपको यूजफुल है। कभी कुछ दिक्कत आ गई तब क्या हमने कोर्स में देखा था, गए, ये ऐसा ऐसा एग्जाम्पल था क्या, यार बहुत आसान है ये तो, समझ में आ जाएगा। तो फेक नहीं देना है कभी भी, यस और नो, ठीक है? तो लिखते जाना है आपको। दूसरी बात, ये तो पहला हो गया एग्जाम, मतलब आपका कोर्स होने के बाद भी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, उसको देखोगे तो। अब दूसरा इंपॉर्टेंस ये है, जब मैं सिर्फ आपको कीर्तन सुनाता हूं तो आपके आंखें एंड कान इन्वॉल्व होते हैं, दो सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब आप लिखते हो ना तो आंखें कान प्लस हाथ भी इन्वॉल्व होते हैं। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, आप लिखने वाले हो, इसका मतलब आपकी नजर मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर होगी, क्योंकि आपको लिखना है कुछ ना कुछ। इसका मतलब आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, आज वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आई, उसने कैसा ड्रेस पहना है, अरे जाने दो, अब हमें सीएमए बनना है, दैट्स इट। तो नजर किसके ऊपर रहेगी, ये सर बोल क्या रहे हैं। बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो ये इतने सारे बेनिफिट्स है। एक और चीज, आपको पेपर राइटिंग में लिखना पड़ता है, ऑनलाइन वगैरह इतना भी अभी इंडिया डेवलप नहीं हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम वगैरह है, टाइपिंग वगैरह। बात समझ में आ रही है? तो राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस इन प्रोफेशनल एग्जाम। नॉलेज बहुत है लेकिन मेरा 3 आवर्स में पेपर ही लिख के नहीं हो रहा है, क्या करोगे उस नॉलेज का? राइटिंग स्पीड बहुत है लेकिन नॉलेज ही नहीं, क्या करोगे उस राइटिंग स्पीड का? तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, एक्यूरेसी प्लस राइटिंग स्पीड। एंड राइटिंग स्पीड अगर आप मेरे ही साथ लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाओगे, आपका राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। इतने फायदे हैं इसके। तो लिखते जाना है, 2 बुक्स भरने दो, 3 बुक्स भरने दो, अगर किसको अगर चाहे तो मैं देता हूं उसको बुक्स, लेकिन लिखते जाना है। मैंने जितने भी अभी मेरे कोर्स की बुक्स है अभी भी घर में पड़ी है। क्लासमेट की वो बड़ी बड़ी बुक आती है ना हार्ड कवर वाली, वैसी वाली पड़ी है घर में। अभी तो मैं एसएफएम नहीं पढ़ा था लेकिन वो बुक पड़ी है, लॉ नहीं पढ़ा था वो बुक पड़ी है, कॉस्टिंग नहीं पढ़ा था वो बुक पड़ी है। कभी इन फ्यूचर मेरे माइंड में आएगा कि यार ये टैक्सेशन के साथ मैं ये भी चालू करूं, तो यूजफुल है मेरे लिए वो बुक। कंसेप्ट कितने क्लियर होंगे क्योंकि मैंने ही लिखा है उसको। तो अपना खुद का ऐसा एक बुक होना चाहिए, अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई भी बात नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? नेक्स्ट देखो, मैं ऐसा बिलीफ रखता हूं कि जो सीरियस होते हैं ना वो हॉस्पिटल में होते हैं। तो आपको ज्यादा सीरियस नहीं बनना है, सिंसियर बनना है। सीरियस लोग कहां पे होते हैं, हॉस्पिटल में। तो ज्यादा सीरियस नहीं बनना है, ठीक है? सब कुछ आसानी से हो जाएगा, आपके पास टाइम है, सब कुछ है, प्लान करके दूंगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, सब कुछ आप कर सकते हो। अरे साइंस वाले बच्चे यहाँ से पास होके गए हैं इंटर, आप तो कॉमर्स के हो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यस और नो? साइंस के बच्चे जो मैनेजर वगैरह थे उनको कुछ भी करके इंटर निकालना था, ऐसे वाले बच्चे होके गए हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, यस और नो? ठीक है। अब ये डीटी होने के बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें भी समझ में आ जाएगी। आप दूसरों को कंसल्टेशन भी कर सकते हो। पेरेंट्स को तो करोगे ही, आप आइडिया दोगे ही, ऐसा करो वैसा मत करो, ये हाउस लोन लेने से ऐसा होता है, ये करने से इसका डिडक्शन मिलता है, आप ऐसा करो, डोनेशन देंगे आपके घर वाले, टैक्स बचता है, नहीं नहीं मत दो डोनेशन, ये आप समझा पाओगे उनको। लेकिन जो कुछ भी कंसल्टेशन है थोड़ा सा बचा के रखना है, फ्री में कुछ भी नहीं बांटना है। बात समझ में आ रही है? घर वालों को बता सकते हो कुछ भी,
लेकिन आपको टैक्सेशन की नॉलेज आएगी, इधर उधर के बताएंगे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्या करूं। तो वहां वो प्रोफेशनल एटीट्यूड जो होता है ना, वो आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी अभी शुरू हो रही है इन रियल सेंस। फाउंडेशन तो नाम जैसा फाउंडेशन है, बात समझ में आ रही है। एंड वो फाउंडेशन एग्जाम भी इसके लिए ली जाती है, इंस्टीट्यूट इसके लिए लेती है ताकि उनको इंटर के लिए स्टूडेंट मिले 12th के बाद ही। तो आपकी रियल जर्नी कहां से शुरू हो रही है? अभी से। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, दिस इज द लेवल। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अभी से आपका एटीट्यूड और प्रोफेशनल दिखाई देना चाहिए, सिंसियरिटी, सब कुछ आपके बिहेवियर में, थिंकिंग में, सजेशन देने में, वो दिखाई देना चाहिए। एंड उसको वैल्यू है मार्केट में। ये बुकिश नॉलेज तो कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल के ऊपर भी है ये इनकम टैक्स एक्ट, यूट्यूब के ऊपर 1000 लेक्चर पड़े हैं, लेकिन उसका क्या होगा? उसको अप्लाई कैसे करते हैं, वहां से पैसे कैसे कमाते हैं, सजेशन कैसे देते हैं, ये यहां पे सीखना है, जो गूगल नहीं बता रहा है, जो यूट्यूब नहीं बता रहा है। जो मैं बता रहा हूं वो यूट्यूब भी बता रहा है, तो मेरा क्या यूज है क्या? आंसर इज नो। तो ऐसा कुछ आपको सीखना है जो कहीं पे फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो आपको वैल्यू है। एंड ऐसा सीखने के लिए आप क्लास कर रहे हो। इज दिस क्लियर? एंड आप आपका वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, तो उसको क्वालिटी ही देना है। एक बात आप समझो कि आपका एक अटेम्प्ट गया, मतलब आपके 4 लाख रुपीज गए। कितने रुपीज? 4 लाख। सर कैसे? अरे सीए में आप बनोगे, मिनिमम टू मिनिमम 7 to 8 लाख का पैकेज है। कितना? 7 to 8 लाख, डिपेंड अपॉन कंपनी। मिनिमम है 6 लाख टू 8 लाख की रेंज में, किसी को 6 मिलेगा, किसी को 7, किसी को 8। बड़े बड़े कंपनीज वो सेंट गोबिन्स वगैरह वो तो 10, 11 भी देती है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मिनिमम कितना है? चलो मैं एज्यूम कर रहा हूं 6 लाख। अगर आप 6 मंथ लेट सीए में हो गए तो आपका कितना लॉस हो गया? हाफ मंथ का लॉस हो गया। मतलब कितने का लॉस हो गया? 3 लाख रुपीज का लॉस हो गया। मतलब पर मंथ कितने का लॉस हो गया? अप्रोक्सीमेटली 50,000 का लॉस हो गया। देखो मतलब कितनी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बड़ी है। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए वैसे तो इस एंगल से सोचो, अपने आप इंस्पायर हो जाओगे, चार्ज अप हो जाओगे। किसी दूसरे ने आपको इंस्पायर करने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं अगर मेरा अटेम्प्ट में लेट करूंगा, मैं ही मेरा 3 लाख का लॉस कर रहा हूं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। ऐसा अगर सोचोगे तो सोचो आप कितना अलर्ट हो जाओगे। यस और नो? तो इस जो कुछ भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। क्या मैंने बोला? लिखते जाना। दूसरी बात, आप ब्लैंक माइंड से आना है, एडवांस में कुछ पढ़ के नहीं आना है। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है बाद में कितनी भी बार पढ़ो, मेरी ना नहीं है, लेकिन एडवांस में 4 पेजेस में पढ़ के आ रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। मुझे आपका ब्लैंक माइंड चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसमें क्या भरना है वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है? हाँ। तो मैं शुरुआत करूं अब। चलो देखो, आपको टैक्सेशन 100 मार्क्स का है, उसमें 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स, 3 आवर्स का पेपर होता है, पेपर नंबर 7 है। ये कुछ शास्त्र की बातें होती है जो शुरू करने के पहले बतानी होती है, वो मैंने बता दी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब आ जाओ मैं रियल मुद्दे के ऊपर। टैक्सेशन तो बाद में देखेंगे, चलो थोड़ी सी बातचीत हम करते हैं। सिंपल बात है, मुझे एक बात बताओ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, फुल डेट बताओ। 15 अगस्त 1947। ठीक है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया, इसका मतलब इंडिया में जो कुछ भी चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इस इंडिया में, है कि नहीं? वैसे तो आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में इंडिपेंडेंट हो। नहीं नहीं, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहा हूं, मैं नहीं चलाता लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी,
मैं राइट हैंड से चलाऊंगा। अरे ऐसा नहीं चलेगा, मोटर व्हीकल एक्ट क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी चलाना है। नहीं नहीं, मेरे पास तो 500, अरे तेरे पास कितने भी, तू पीएम भी हो कंट्री का, तुझे गाड़ी कहां से चलानी है, लेफ्ट हैंड साइड से। क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉ बोलता है। यस और नो। इसका मतलब इंडिया में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के नियम में रह के चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बंधन में रह के चलना पड़ेगा, इवन दो एज अ इंडिविजुअल यू आर इंडिपेंडेंट। लेकिन ये प्यार का बंधन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप बाईपास करके इंडिया में कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ या ना। एंड ऐसा खुद कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें बाईपास करके आप इंडिया में कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपका नाम क्या? हाँ आपका नील। अच्छा, देखो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, यस और नो। अगले साल तो आई थिंक 3 इलेक्शन होंगे पुणे में, एक कॉर्पोरेटर का, नगर सेवक, एक लोकसभा का, है कि नहीं, एंड एक यहाँ विधानसभा का, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्शन होने जा रहे हैं। एज्यूम करो ये कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में खड़ा हो गया, इलेक्शन जीत भी गया। एज्यूम करो हिंजौड़ी, पता है आपको हिंजौड़ी, पुणे में आती है हिंजौड़ी, लेकिन वहां पे आईटी एरिया है, ठीक है। तो ये हिंजौड़ी एरिया में कॉर्पोरेटर बन गया नील, है कि नहीं। यार वो देख रहा है वहां पे ट्रैफिक कितनी होती है, 3-3 किलोमीटर तक ट्रैफिक है फोर व्हीलर की, आईटी एरिया। कभी जाके देखो हिंजौड़ी, वापस कभी जाने का मन नहीं करेगा, यस और नो। इसने इसके ऊपर देखा यार ऐसा क्यों हो रहा है, 3-3 किलोमीटर की ट्रैफिक, मतलब 10 आवर्स तो वैसे भी काम को जाना पड़ता है, वो ट्रैफिक के साथ वो शेड्यूल 13-14 आवर्स का हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, 14 आवर्स अगर आपके काम में चले गए, आपकी पर्सनल लाइफ जीने के लिए क्या बच गया? 14 आवर्स वर्क प्लेस के ऊपर, 8 आवर्स तो सोने में वैसे भी चाहिए, कितने बचते हैं खुद के लिए? 2 आवर्स, उसमें भी शादी हुई तो वो 2 आवर्स बीवी खा जाती है, यस और नो। तो क्या बचा अपने लिए? क्या ऐसी जिंदगी जीनी है आपको? नहीं, यस और नो। थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ वो भटक रहा है, लेकिन क्या ऐसी जिंदगी जीनी है क्या सच में आपको? नहीं। ये सीए में आपको एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देती है विथ लेस कैपिटल। सीए में होने के बाद कंसल्टेंसी कर सकते हो आप, जॉब तो कर ही सकते हो, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिजनेस में इसका आप नॉलेज यूज कर सकते हो। अरे हाँ या ना। कंपैरेटिवली आप देखो, मैं किसी को बुरा अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, चलो मैं इंजीनियर डॉक्टर बनने की सोच रहा हूँ, पहली बात तो वो फीस ही कितनी लगती है, लैक्स में, वो भी पुणे में एडमिशन मिला तो ठीक न, कहीं पे नहीं तो जाना पड़ता है 200-200 किलोमीटर दूर कॉलेज में। एक तो 2 लाख रुपीज ईयर की फी है, 4 साल का इंजीनियरिंग 8 लाख रुपीज गए, बाकी खाने के रहने के वो अलग से, कॉलेज दूर मिला तो बाकी वाला खर्चा अलग, 8 लाख रुपीज प्लस बाकी वाला खर्चा 3-4 लाख रुपीज, आप 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके आज क्या जॉब मिल रही है क्या? नहीं। आप डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर की तो छोड़ ही दो, 25-30 लाख रुपीज लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए, प्लस डॉक्टर बनने के बाद अगर आपको खुद की क्लिनिक डालनी है तो अलग इन्वेस्टमेंट, रूम ले लो, मशीनरीज ले लो। अरे यहाँ पे आपका दिमाग ही आपका कैपिटल है, यस और नो। अगर आप डिसिप्लिन के साथ करते हो, 3 लाख रुपीज में सीए में बनोगे, उसके बाद में पहली जॉब लगेगी मिनिमम टू मिनिमम 7-8 लाख, मतलब जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की पहले 6 मंथ्स में रिकवर हो गई, यस और नो। तो क्या अच्छा है ना, यहाँ पे कोई बाकी वाली झंझट ना, कॉलेज की झंझट, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, पढ़ाई करनी है। फिर भी बहुत से बच्चे नहीं करते, दैट्स व्हाई रिजल्ट इज लेस। वो इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, वो स्टूडेंट की गलती है, क्योंकि 100% में से 70% स्टूडेंट को कोर्स की वैल्यू ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमें कैसा करना है पढ़ाई। बात समझ में आ रही है? आप उन 30% में से हो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, आपको है ना वैल्यू। हाँ। एंड एक और चीज, जो आप 18 to 25 में करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपकी रेस्ट लाइफ कैसे जाने वाली है। राइट टाइम राइट इन्वेस्टमेंट इज अ सक्सेस फॉर्मूला इन शेयर मार्केट। जिस शेयर में आपने जिस वक्त पैसा डालना है उसी वक्त डाला तो गेन होगा।
एंड राइट टाइम राइट थिंकिंग इज अ सक्सेस फॉर्मूला इन लाइफ। मतलब मैं लाइफ के सक्सेस की बात कर रहा हूं। अभी जो आपकी थिंकिंग होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो आप एक ऑर्डिनरी मैन जैसे लाइफ गुजार दोगे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ कैसे होनी चाहिए। सीए में बनने के बाद मैं एटलीस्ट इतना तो बोल सकता हूं कि आपके ऊपर कभी होटल में जाने के बाद मेनू कार्ड के राइट साइड देखने की आदत नहीं रहेगी। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉर्पोरेटर बन गया। देखा उसने 3 किलोमीटर की लाइन। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में तो आ रही है ना बातें? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? तो 3 किलोमीटर की लाइन, इसने उसका रीजन ढूंढा तो उसको एक बात पता चल गई, यार आजकल क्या हुआ है ना, कार लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। कभी भी देखो, अरे 1,50,000 रुपीज में कार मिल रही है। कितना? 50,000। तो जो मैनेजर है वो भी कार से आ रहा है, जो प्यून है वो भी कार से आ रहा है, जो एक वर्कर है वो भी कार से आ रहा है। आप ज्यादातर देखो, अभी आप एनालाइज करो, जनरली है ना 80% लोग कार में आपको अकेले ही मिलेंगे। कार बनाई कितने लोगों के लिए? 4। लेकिन चलाता कितना है? 90% केसेस में अकेला। 10% केसेस में जो कार का एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो आपको मिलेगा। तो उसने ये रीजन ढूंढा कि यार ऐसा ऐसा लोग कार से आते हैं। इनफैक्ट वो कार से उनको आने की जरूरत भी नहीं, लेकिन प्रेस्टीज, उनको लगता है ऐसा प्रेस्टीज है, तो वो 3 किलोमीटर लाइन में खड़े, है कि नहीं? तो उससे ये ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो उसने एक रूल निकाला कि जो हिंजौड़ी एरिया में अकेला कार चलाते हुए आएगा उसको 100 रुपीज फाइन देना पड़ेगा। कितना रुपीज? 100 रुपीज। उसको लगा कि ऐसा मैं करूंगा ना तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसी कोई भी मनचाही बात एज अ कॉर्पोरेटर ये बना सकता है क्या? कोई भी लॉ मनचाहा ये बना सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बना सकता? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है क्या कल तो मैं कुछ भी करूंगा यार? हमारे धर्म में लिखा है ब्लैक कलर पहनना मना है, तो जो ब्लैक कलर पहनेगा उसको 100 रुपीज फाइन। ऐसा थोड़ी चलता है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ेगा। उसको कोई भी बाईपास नहीं कर सकता, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस कंट्री का पीएम प्रेसिडेंट क्यों ना हो। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? फेडरल। एक नया वर्ड आ गया, फेडरल। सर फेडरल मतलब क्या? इंडिया में किसी एक के हाथ में पूरी की पूरी पावर नहीं है। यहां पे 3 अलग अलग गवर्नमेंट है। 3 अलग अलग गवर्नमेंट है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है लोकल अथॉरिटी। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है लोकल अथॉरिटी। इसको क्या बोलते हैं? इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर। किसी एक ही नहीं, एक इंडिया का एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए देखेगी, एंड लोकल अथॉरिटी जो अपने म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है उसके लिए देखेगी। लोकल अथॉरिटी में सब कुछ उसके नीचे वाला भी आ गया, मतलब नगर परिषद, ग्राम पंचायत। उसको मैं कलेक्टिवली क्या बोल रहा हूं? लोकल अथॉरिटी। जो कुछ भी आपका लोकल एरिया है, आप पुणे में तो म्यूनिसिपैलिटी है, गांव में जाओगे, थोड़ा सा बड़ा गांव है, वहां पे नगर परिषद होगी, और छोटे गांव में जाओगे वहां पे ग्राम पंचायत होगी। लेकिन वो आता किसमें है? लोकल अथॉरिटी। इज दिस क्लियर? यस और नो? तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, यहां पे 3 अलग अलग गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि एक के हाथ में पूरी की पूरी पावर ना जा सके। इज दिस क्लियर? अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा इंडिया चलाना है। मैंने अभी तक टैक्स को चालू भी नहीं किया, ये तो मैं पहली वाली बातें कर रहा हूं, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट गवर्नमेंट चलानी है, एंड लोकल अथॉरिटी को अपना म्यूनिसिपैलिटी चलाना है, ग्राम पंचायत चलाना है, या नगर परिषद चलानी है। उसके लिए मनी तो चाहिए। अरे हाँ या ना? मनी तो चाहिए। विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अरे आपको चैरिटी भी करनी है तो भी आपके पास पैसा होना जरूरी है, इनफैक्ट ज्यादा पैसा होना जरूरी है। अरे मेरे पास 1 रुपीज है, वो भी मैं चैरिटी करूंगा तो जिसको मैंने 1 रुपीज दिया वैसा मैं बन जाऊंगा, है या ना?
तो 1 रुपये से ज्यादा पैसा होना चाहिए अगर मुझे चैरिटी, मतलब पैसों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलानी है, स्टेट गवर्नमेंट चलानी है, लोकल अथॉरिटी चलानी है, पैसा होना जरूरी है कि नहीं? तो हर गवर्नमेंट के पास पैसा रेज करने के मेजरली 3 सोर्सेस होते हैं। कितने सोर्सेस? 3। उसमें से सबसे मेजर सोर्स होता है टैक्सेस। पैसा कहां से आएगा? मेजरली टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो आगे की बात है। ऑनलाइन वालों आवाज तो आ रही है ना ठीक से? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो बात की बात है। फिलहाल मैं टैक्स के ऊपर हूं। ये क्या है? मेजर रिवेन्यू सोर्स है पैसा रेज करने का। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए। सर बाकी वाले 2 सोर्सेस कौन से? देखो, गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज भी होती है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट के लिए सोर्स है। तीसरा, गवर्नमेंट चाहे तो बॉन्ड इशू कर सकती है पब्लिक को, पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, वो भी गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स है। माइनर सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेजर सोर्स। एंड उसमें भी पहला मेजर सोर्स कौन सा? टैक्सेस। सवाल ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेस? एक जस्टिस होम्स नाम का एक आदमी था, शेरलॉक होम्स नहीं, जस्टिस होम्स, ठीक है? तो जस्टिस होम्स ने एक डेफिनेशन बनाई टैक्स की। टैक्स इज द अमाउंट विच वी पे फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी। टैक्स इज द अमाउंट विच वी पे फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी। मतलब ये सोसाइटी चलने के लिए या ये कंट्री चलने के लिए जो हम जैसे लोग ही गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसके क्या बोलते हैं? टैक्सेस। बात समझ में आ रही है? यस और नो? एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक आदमी है, था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने एक चीज बोली कि अगर आप इंसान होके पैदा हुए हो, चाहे आपको आपकी मनचाही चीज मिले या ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन 2 चीजें आपके लाइफ में सर्टन होने ही वाली है। पहली चीज, आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, एंड दूसरी चीज, आपकी डेथ होने वाली। ये किसने बोला? मैंने नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इंसान होके आए हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको टैक्सेस पे करने ही पड़ते हैं। हाँ, आपको ये समझ में भी नहीं आएगा मैं टैक्सेस पे कर रहा हूं, लेकिन आप इनडायरेक्टली करते हो, जीएसटी। यस और नो? ठीक है? तो फिलहाल मेरा आपसे सवाल इतना ही है कि टैक्सेस इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर एनी गवर्नमेंट। यस और नो? तो आपने अभी तक कितने कितने टैक्सेस आपको पता है, ये मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं। पता है कितने कितने? नाम तो सुने होंगे ना अपने, तो कौन कौन से टैक्सेस आपको पता है, ये सिर्फ मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऑनलाइन भी बता सकते हैं। जीएसटी, ओके। सर्विस टैक्स, ओके। तीसरा, हाउस टैक्स। कैन आई राइट हियर प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स और वैट और एंटर्ड और एक्साइज ड्यूटी। यहां पे मैं लिख रहा हूं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम और कौन से टैक्सेस सुने हैं? वो प्रॉपर्टी टैक्स में आ गया, पानी पट्टी, प्रॉपर्टी, सब उसमें आ गया। हाँ, और अरे कोई तो, आप बताओ एक कोई। ट्रांसपोर्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जो मैं आपके बारे में चर्चा करूंगा बाद में, ठीक है? ट्रांसपोर्ट किसका? ट्रांसपोर्ट रोड टैक्स। हाँ, आपने ये तो वर्ड सुना होगा ना, ऑक्ट्राई, है कि नहीं? ऑक्ट्राई सुना होगा। एक और वर्ड आपने सुना होगा, एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स, सुना होगा।
लोकल बॉडी टैक्स, बताता हूं क्या होता है बाद में। तीसरा, स्टैम्प ड्यूटी वर्ड सुना है अपने, स्टैम्प ड्यूटी। घर बेचते हो आप, लैंड बेचते हो, आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, वो भी एक टैक्स है। और एक और होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएसटी। और म्युनिसिपल टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, वो तो कवर हो गया। और कुछ याद आ रहे हैं? चलो मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। और कुछ दिमाग थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है? हम्म, इतने ही? ठीक है, चलो 15 टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एक तो बात क्लियर है, ये जो टैक्सेस आ रहे हैं इसका रिवेन्यू इसमें से किसी ना किसी को जाने वाला है, कुछ सेंट्रल को, कुछ स्टेट को, कुछ लोकल अथॉरिटी को। माय क्वेश्चन टू यू, चलो आपको ऊपर ऊपर से तो सही, मुझे सिर्फ बताने की कोशिश करो। चलो जीएसटी तो बाद में देखेंगे, सर्विस टैक्स का रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को मिलता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। प्रॉपर्टी टैक्स का रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को मिलता होगा? लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल टैक्स ना, वो तो लोकल अथॉरिटी को जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स को ही म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, सेवरेज टैक्स। बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो इन कलेक्टिवली उनको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। तो उसका रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है? लोकल अथॉरिटी। इनकम टैक्स का रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को मिलता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अभी हम पढ़ने जाने वाले हैं, इनकम टैक्स, यस और नो? वैट का रिवेन्यू, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो अब ये तो जीएसटी में मर्ज हो गया, लेकिन जीएसटी आने के पहले वैट लगता था अगर आप कोई भी गुड्स बेचते थे उसके ऊपर, एंड वो गुड्स भी कहां पे बेचते थे? विद इन स्टेट बेचते थे, तो क्या क्या लगता था? वैट। बात समझ में आ रही है? अगर मैं महाराष्ट्र में ही गुड्स बेच रहा हूं तो क्या लगता था जीएसटी आने के पहले? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो उसका रेवेन्यू जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास, नॉट सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट टैक्स। देखो पहली बात तो ये मूवीज वगैरह आप देखने के लिए जाते हो, उसके ऊपर ये एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, ठीक है। स्टेट लेवल का एंटरटेनमेंट टैक्स जो था वो जीएसटी में मर्ज हो गया, लेकिन म्युनिसिपैलिटी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है, आप मूवीज देखने के लिए जाते हो, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, वो अभी भी चालू है, तो इसका रेवेन्यू अभी जो चालू है उसका जा रहा है लोकल अथॉरिटी को। बात समझ में आ रही है, यस और नो? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नाम में ही है ना, पहली बात तो ये एक्साइज ड्यूटी लगती है थी, ये भी जीएसटी में मर्ज हो गई, ठीक है। तो ये एक्साइज ड्यूटी लगती थी, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसके ऊपर, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आ रही है? तो इसका रेवेन्यू जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। डिटेल चर्चा जीएसटी में करेंगे, ठीक है। कस्टम किसके ऊपर लगता है? कस्टम, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका? गुड्स का। इंपोर्ट मतलब बाहर से गुड्स इंडिया में लेके आना, एंड एक्सपोर्ट मतलब यहां से गुड्स बाहर भेजना। वो पुल पूछ जैसा कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है। हम जो इंपोर्ट करते हैं वो बाहर के लिए एक्सपोर्ट है, एंड हम जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के लिए इंपोर्ट है। तो हमें सिर्फ हमारे एंगल से सोचना है क्या हो रहा है। हमारे एंगल से गुड्स अंदर आ रहे हैं इंपोर्ट, गुड्स बाहर जा रहे हैं एक्सपोर्ट। तो इसका रेवेन्यू किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो कस्टम ही क्यों बोलते हैं, ड्यूटी ही क्यों बोलते हैं, वो कस्टम में डिटेल में देखेंगे, लेकिन रेवेन्यू किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ या ना? नेक्स्ट, वेल्थ टैक्स को एबॉलिश किया गया, मतलब ये अब खत्म हो गया, अप्रोक्सीमेटली 7-8 ईयर्स पहले ही खत्म हो गया। ये वेल्थ टैक्स क्या बोलता था? अगर आप 30 लाख से ज्यादा वाली वेल्थ रखते हो अपने पास, गोल्ड वगैरह, घर सब मिला के, कितने से ज्यादा? 30 लाख से ज्यादा, तो आपको 1% का वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 1%। सिर्फ होल्ड करके भी रख रहे हो तो, लेकिन ये अब उसको
हटा दिया, लेकिन इसका रेवेन्यू मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब अब सिर्फ वेल्थ में होल्ड करके रख रहा हूं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आता। इज दिस क्लियर? आपका है सर इसके बाद में? अच्छा, एक 5-10 मिनट। हाँ, उसके बाद में रोड टैक्स। रोड टैक्स रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को जाता है? सेंट्रल। आर यू श्योर? गूगल के ऊपर डालो रोड टैक्स रेवेन्यू, डालो। रोड टैक्स जब आप गाड़ी परचेज करते हो तो देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो डालो ना, तो कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है रोड टैक्स रेवेन्यू? विच गवर्नमेंट? कुछ आ रहा है? बोथ। देखो बात निकली है, मैं जीएसटी का भी बताता हूं। हाफ रेवेन्यू जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाफ रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इज दिस क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट, ऑक्ट्राय। जब आप कोई भी गुड्स लेके इंटर स्टेट जाते हो, मतलब मैं गुड्स लेके जा रहा हूं महाराष्ट्र से कर्नाटका, महाराष्ट्र से बेंगलोर, महाराष्ट्र टू गोवा, मुझे क्या देना पड़ता है? ऑक्ट्राय। एंड ये भी अब जीएसटी में मर्ज हो गया, लेकिन इसका रेवेन्यू जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। ये लोकल बॉडी टैक्स तो बहुत ही मजेदार बात कर रहा था। आप सिर्फ पुणे म्यूनिसिपैलिटी से पास हो गए किसी दूसरी जगह, मतलब पूना में सिर्फ इंटर किया एंड सिर्फ पास होके किसी और जगह चले गए, आपको क्या देना पड़ता था? एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स। ये जाता था म्यूनिसिपैलिटी को, मतलब ये लोकल अथॉरिटी को। बंद किया। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी। जब आप कोई भी लैंड बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, आपको 6% की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। कितने परसेंट? 6%। एंड इसका रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। प्लस जब आप कोई भी लैंड बिल्डिंग बेचते हो, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगते हैं 1%। कितना? 1%। एंड उसका रेवेन्यू जाता है सेंट्रल को। रजिस्ट्रेशन चार्जेस का किसको जाता है? सेंट्रल को। स्टैम्प ड्यूटी का किसको जाता है? स्टेट को। कब लगता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? लैंड या बिल्डिंग। थोड़ा और डिटेल में बताऊं चलेगा? रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% ऑफ सेल वैल्यू और 30,000 विच एवर इज लोअर, उतना ही देना पड़ता है। सर मतलब मैंने 45 लाख की प्रॉपर्टी बेची, स्टैम्प ड्यूटी मुझे देनी पड़ेगी 45 लाख का 6%, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना देने पड़ेगा? 45 लाख का 1% जो आता है 45,000 और 30,000 विच एवर इज लोअर, मतलब कितना? 30,000। मतलब मैक्स टू मैक्स रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लग सकते हैं? 30,000। आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन बता दिया, प्रैक्टिकली बात पता होनी चाहिए। लैंड बिल्डिंग बेच रहे हो तो क्या क्या देना पड़ता है, ठीक है? वो उसकी भी मैनेज कैसे करते हैं देखेंगे हम कैपिटल गेन। वो सेल डीड में अमाउंट कम करके कैपिटल गेन, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी कैसे बचाते हैं, वो सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सीएसटी, सीएसटी को बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। आप आउटसाइड द स्टेट अगर गुड बेचते थे पहले, जीएसटी आने के पहले, अब तो जीएसटी लगता है, ठीक है? जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस मर्ज हो गए, वो तो जीएसटी में देखेंगे हम डिटेल में। लेकिन जीएसटी आने के पहले अगर मैं महाराष्ट्र से कर्नाटका, महाराष्ट्र से गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इंटर स्टेट सेल करता था गुड्स का, तो क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। एंड इसका भी रेवेन्यू मिलता था स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को। सर मैंने महाराष्ट्र से गुजरात सेल किया, सीएसटी लगना चाहिए? अरे हाँ या ना? सीएसटी लगना चाहिए, लेकिन उसका रेवेन्यू किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को। सर मैंने महाराष्ट्र से गुजरात अगर मैं सेल करता था तो सीएसटी लगता था, रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। सर लेकिन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जीएसटी आने के पहले जो सीएसटी लगता था, जहां से सेल हुआ है उस गवर्नमेंट को सीएसटी मिलता था। मैंने क्या वर्ड यूज किया? जहां से, जहां पे नहीं, जहां से। कहां से सेल किया? महाराष्ट्र से, तो सीएसटी का रेवेन्यू किनको मिलता था? महाराष्ट्र। अब तो जीएसटी आया है, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है
जीएसटी में जहां पे सेल किया उस गवर्नमेंट को आधा रेवेन्यू देना पड़ता है जीएसटी का। मतलब महाराष्ट्र से गुजरात मैंने सेल किया तो सेल कहां पे किया, गुजरात, तो जीएसटी का हाफ रेवेन्यू किनको मिलेगा, गुजरात। दिस इज द वेरी बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ जीएसटी एंड सीएसटी। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो तो जीएसटी में देखेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो आपको एमएससीबी का बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसके ऊपर आप जाके आज देख लो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई होगी। ये एमएससीबी स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, तो इसका रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये अलग अलग बाकी छोटे मोटे टैक्सेस तो लगती ही है, आपकी गाड़ी उठा के ले गए वहां पे आपको कुछ देना पड़ा, लेकिन मेजरली ये टैक्सेस है। वो तो फाइन हो गया ना जो आपको देना पड़ा, वो कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। यस और नो, टैक्स इज अ कंपल्शन। वो आपने मस्ती की इसके लिए गाड़ी उठा के लेके गए, आप नो पार्किंग में नहीं लगाते तो नहीं देना पड़ता। यस और नो, तो उसको हम टैक्सेस नहीं बोलते, वो फाइन हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है, लेकिन टैक्सेस मतलब जो कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे एक्साइज देना ही पड़ेगा, इनकम एक सर्टेन लेवल के ज्यादा कमाओगे इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे कस्टम ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो यहाँ पे इतने सारे टैक्सेस अभी हमने ऊपर ऊपर से देखे जिसके रेवेन्यू ये अलग अलग गवर्नमेंट को मिलते हैं। मुझे और भी डिस्कस करना था लेकिन वो तो हम कल करेंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लाइफ, एंजॉय स्टडी, ठीक है? थैंक यू।